Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture, we are going to understand about the topic Hilda Taba Model of Curriculum Development. देखिए हिल्दा ताबा का करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है. वन ऑफ द फिक्स्ड क्वेश्चन है, सो डोंट स्किप दिस पर्टिकुलर करिकुलम मॉडल. सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी यूसेज आज के टाइम में हो रही है या नहीं. तो डेफिनेटली देखिए आज के टाइम में भी करिकुलम डेवलपमेंट में सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है इसी बुनियाद पे करिकुलम डेवलप किया जाता है. बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं, राइट. सो इसलिए आज के भी टाइम में इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. हिल्दा ताबा की बात करें तो देखिए 7 दिसंबर 1902 में इनका जन्म हुआ था. 6 जुलाई 1967 में इनकी डेथ हो गई थी. ये एक आर्किटेक्ट थी, ठीक है, एक करिकुलम थ्योरिस्ट थी, साथ में एक करिकुलम रिफॉर्मर भी ये थी, एक टीचर एडुकेटर भी थी, ठीक है. इतने सारे जो है यहाँ पे काम इन्होंने किए. इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, स्पेशली एजुकेशन के अंदर. बुक्स की बात करें तो देखिए ये कुछ बुक्स के नाम हैं यहाँ से यहाँ तक. जो भी जितने भी बुक्स के नाम आपको लर्न हो 2-3 उतने आप एग्जाम में लिख सकते हैं. फर्स्ट इज द डायनामिक ऑफ एजुकेशन 1932. देन एडोलेसेंट करेक्टर एंड पर्सनालिटी 1949 में इन्होंने लिखी. देन स्कूल कल्चर स्टडीज ऑफ पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप इन 1955. एक्शन रिसर्च अ केस स्टडी इन 1957. करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस 1962. थिंकिंग इन एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन 1964. और इसके अलावा भी कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी, ठीक है, जिनमें इनकी अलग अलग तरह की करिकुलम डेवलपमेंट की अप्रोचेस हमें देखने को मिली. साथ में अगर हम बात करें तो देखिए हिल्दा ताबा ने यहाँ पे थ्योरेटिकल और पेडागोजिकल फाउंडेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन सोशल स्टडीज़ करिकुलम एसएसटी के मॉडल में बेसिकली यहाँ पे जो है फाउंडेशंस रखी, उसकी थ्योरी की, उसकी पेडागोजी कैसी होनी चाहिए, कैसे बच्चे जो हैं सोशल साइंस से उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे डेवलप किए गए. एजुकेशन के अंदर सोशल साइंस पे थ्योरी, फाउंडेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इसकी डेवलपमेंट की जो फाउंडेशन है वो भी रखी गई हिल्दा ताबा के द्वारा. She also created a multi-purpose teaching model that utilizes the use of multi-purpose process. उसको हम बोलते हैं कि लिस्टिंग करना भाई, फिर ग्रुप करना. इसके प्रॉपर है यहाँ पे तो देखिए सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं. लिस्टिंग, ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग, फिर लेबलिंग, सिंथेसाइजिंग. इस मॉडल को, जो ये मॉडल है पर्टिकुलरली हिल्दा ताबा का, इसको बोला जाता है ग्रास रूट अप्रोच. इस पर भी क्वेश्चन आता है. एंड ये जो है ये बेसिकली टाइलर का इससे पहले मॉडल आया था, उसका जो है एक मॉडिफाइड रूप है, मॉडिफाइड वर्जन है जो हिल्दा ताबा का ग्रास रूट अप्रोच मॉडल है, राइट. सो हिल्दा ताबा के क्वेश्चन बेसिकली दो तरीके से आ सकते हैं. इनका करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल क्या है और इनका ग्रास रूट अप्रोच क्या है, राइट. ओके, कमिंग टू ताबास करिकुलम डेफिनेशन क्या है. तो देखिए इनके अनुसार करिकुलम जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, कंटेनिंग एम्स, स्टेटमेंट ऑफ एम्स एंड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. तो करिकुलम के अंदर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की एक लिस्ट है, स्टेटमेंट है, ठीक है. इट इंडिकेट सम सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, की कंटेंट का कौन कौन सा तो पहले पढ़ाना है वो उसका सिलेक्शन होता है करिकुलम के अंदर, ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज्ड रूप से सिस्टमैटिकली पढ़ाना, ठीक है. आप सीक्वेंस में पढ़ाओगे, लेट सपोज हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है तो उसमें 18वीं सदी के बारे में पढ़ाया, फिर 19वीं के बारे में, फिर 20वीं के बारे में. तो इस तरीके से होता है एंशियंट टाइम. देन आप ब्रिटिश इंडिया के बारे में, वैदिक काल के बारे में पढ़ा रहे हो, एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा रहे हो, उसके बाद आप आ रहे हो मुगल्स आए, ठीक है, उसके बाद आप आ रहे हो ब्रिटिश इंडिया. तो ऐसे सीक्वेंस में पढ़ाओगे, ये नहीं है ब्रिटिश इंडिया पढ़ा दिया फिर मुगल्स पढ़ा दिया फिर आप हिंदू किंग्स एंड क्वींस के बारे में पढ़ा रहे हो. उल्टा नहीं जाएंगे, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमैटिकली करेंगे, राइट. इट आइदर इम्प्लाइज और मैनिफेस्ट सर्टेन पैटर्न्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. तो लर्निंग एंड टीचिंग के तो देखिए ओवरऑल इन्होंने बहुत सारे कि क्या पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, एंड यूनिवर्सली भी या
अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, वो सब इन्होंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। और करिकुलम को ये यही बताती है कि करिकुलम के अंदर ये सब चीज़ें होती है और वही करिकुलम है, राइट। तो हम बोल सकते हैं करिकुलम की देखिए फाउंडेशन रखने में एजुकेशन के अंदर हिल्दा ताबा का एक बड़ा योगदान था, राइट। बिकॉज the objective demand or the content organization require it includes a program of evaluation of the outcomes। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है करिकुलम का एक प्रोग्राम के अंदर, उसी को तो हम करिकुलम बोलते हैं, राइट। और उससे जो है हमें इवैल्यूएशन आउटकम्स भी मिलते हैं, राइट। लेट सपोज अगर मैंने गोल तैयार किए हैं कि मेरे इस करिकुलम से बच्चों के अंदर ये गोल्स मैं अचीव कर लूँगी, तो उससे वो इवैल्यूएट भी करूँगी मैं आउटकम्स को, राइट, कि वेदर आई हैव अचीव्ड और नॉट, राइट। सो यहाँ पे ये हिल्दा ताबा की एक फ़ोटोग्राफ है, जस्ट कि आप इन केस इस फोटोग्राफ को बाद में देखें तो आपको पता चले कि दैट शी इज़ हिल्दा ताबा, राइट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर का कोई काम नहीं है, जस्ट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन। अब हिल्दा ताबा के करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल के यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड, second is formulation of objectives, third is selection of the content, fourth is organization of the content, next is selection of learning experiences, next is organization of learning activities, then evaluation। अब एक एक करके समझेंगे ये है क्या। तो स्टार्टिंग में देखिए जैसा फ्लो चार्ट मैंने आपको दिखाया है, ऐसा फ्लो चार्ट स्टेप्स के लिए आप बनाएं, ठीक है। जब भी स्टेप्स का फ्लो चार्ट आए तो ऐसे अप टू डाउन वाला फ्लो चार्ट आपको बनाना है हमेशा स्टेप्स के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो देखिए हिल्दा ताबा के अकॉर्डिंग टीचर का तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, राइट, इन लाइक इन द करिकुलम। तो ये 7 स्टेप्स से यहाँ पे डाउन टॉप मॉडल भी इसको बोला जाता है। ये यहाँ पे जो है इसके अंदर देखिए डिफाइन करती हैं, ठीक है। शी प्रमोट्स द डाउन टॉप मॉडल और ग्रास रूट अप्रोच। बेसिकली ताबास ग्रास रूट मॉडल है 7 स्टेप्स जो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आए, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ग्रास रूट मॉडल या करिकुलम डेवलपमेंट, यू हैव टू ओवरऑल राइट दीज 7 स्टेप्स। ये 7 स्टेप्स यहाँ पे आंसर का मेन पॉइंट है, राइट। ओके, सबसे पहले है डायग्नोसिस द लर्नर्स नीड। देखिए बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, राइट, वो देखना बहुत ज़रूरी है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करने में असमर्थ है और क्या चीज़ की उनको ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से करिकुलम की प्लानिंग होनी चाहिए, राइट। ओके, सेकेंड इज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए टीचर को हमेशा हिल्दा ताबा ने बोला है कि करिकुलम जो है वो टीचर के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे है, उनको पता है एक्चुअल में चीज़ें क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, राइट। सो ये चीज़ वो हमेशा बोलती थी। और फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो करिकुलम के अंदर ऐसे ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करने चाहिए जो लर्नर की अटेंशन के लिए ज़रूरी हैं, जो आज के बच्चों के लिए ज़रूरी है। उन ऑब्जेक्टिव से जो बच्चों के अंदर हम डालना चाहते हैं वो डाल देंगे, मतलब रिक्वायरमेंट है बेसिकली, राइट। लेट्स सपोज मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करना बच्चों में बहुत ज़रूरी है, राइट। तो उस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करने चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसके अकॉर्डिंग, राइट। यहाँ पे आपने नीड जान ली है तो उसी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम के अंदर फ्रेम किए जाए। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। अब हमें पता चल गया हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं बच्चों के अंदर, तो उसी तरीके का कंटेंट जो है करिकुलम में रखा जाए, हर एक सब्जेक्ट में रखा जाए। टॉपिक्स जो हैं उसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हों, राइट, वैलिड हों एंड सिग्निफिकेंस उनका हो, रेलेवेंट हो, ठीक है। सो दिस थिंग, ये स्टेप रहा थर्ड वन। फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। अब आपने चूज तो कर लिया, ये कंटेंट सेलेक्ट कर लिया, पढ़ाना है इस सब्जेक्ट में, ये होना चाहिए, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या लर्नर्स की नीड जो है वो अकम्प्लिश होगी, ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। पर उस कंटेंट को सही तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और सीक्वेंशियली सेट करना भी करिकुलम का पार्ट है। तो फोर्थ स्टेप यहाँ पे होता है कि उस कंटेंट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया जाए, सीक्वेंशियली, सिस्टमैटिकली, ताकि बच्चों के अंदर जो एकेडमिक अचीवमेंट्स या एकेडमिक गोल्स हमने सेट किए हैं वो अचीव हो सके, राइट।
ओके, फिफ्थ इज सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। देखिए, अब लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात करें, जब कंटेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है तो अब यहाँ पे मेथोडोलॉजी, अप्रोच, एप्रोप्रिएट जो इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग हो उसका भी सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कंटेंट मस्ट बी प्रेजेंट टू द स्टूडेंट्स एंड दे मस्ट बी इंगेज्ड विद द कंटेंट, राइट। उनको प्रैक्टिकल थियोरेटिकल मिक्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें देने, और स्पेशली प्रैक्टिकल में तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, लर्निंग बाय डूइंग, ये सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ, राइट। सो बच्चों के लिए अब लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो उसका सिलेक्शन करना। अब उसके लिए लर्निंग एक्टिविटीज़ की वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम बच्चों को देंगे कैसे, तो कौन सी एक्टिविटीज़ किस टॉपिक किस सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट है, सुटेबल है, बच्चों के एज ग्रुप, बच्चों के लेवल, बच्चों के माइंड्स के अकॉर्डिंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बेस्ट है, तो उनको सीक्वेंस किया जाए, उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे जो है लर्निंग एक्टिविटीज़ को करिकुलम के अंदर डाला जाए। ये यहाँ पे सिक्स्थ स्टेप है। अब लास्ट है सेवेंथ, इवैल्यूएशन। देखिए, जब भी कोई चीज़ कर दी है, राइट, इम्प्लीमेंट कर दी है, लागू कर दी है, उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये भी देखना कि क्या वो जो सोच कर लागू करी गई थी वो उतना अचीव कर पा रही है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है, या थोड़ा सा हम बोल सकते हैं इसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है, 19-20 चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो वो सब करे जा सके। तो इवैल्यूएशन ज़रूरी है, इससे ही पता चलेगा इवैल्यूएशन से कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे और उसके लिए जितने भी ऊपर के ये स्टेप्स किए हैं 1 to 6, क्या उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो सही रहे या नहीं रहे, राइट। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ्स हैं यूजिंग हिल्दा ताबा मॉडल, कि दिस मॉडल टैप्स इनटू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, बिल्कुल HOTs, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे ध्यान देता है। बिल्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स सच एज इन्फ्रेंस, सिंथेसाइजिंग एंड समराइजिंग, बिल्कुल बच्चों के अंदर ये कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। देन गिफ्टेड लर्नर्स विल थ्राइव विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर क्वेश्चंस विद मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, तो गिफ्टेड लर्नर्स के लिए एक और अच्छा मौका यहाँ पे हिल्दा ताबा का जो करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल है उसके द्वारा मिलता है। Then questioning is open-ended, no clear right or wrong responses. Then when grouped together, students work collaboratively with others. तो क्या होता है जब बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनके स्किल्स भी डेवलप होते हैं, सच एज स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रेंथ, provides an opportunity for healthy classroom discussions before and after generalizations are made। बिल्कुल, देखिए, जनरलाइजेशंस करने के बाद पहले कैसा था बाद में कैसा है, उस हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टीचर को टू क्रिएट बेस्ट हेल्दी एनवायरनमेंट डिस्कशंस इन द क्लासरूम, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस ऑफ हिल्दा ताबा मॉडल। देखिए, हर चीज़ के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो लिमिटेशंस डेफिनेटली होंगे, हर चीज़ बेस्ट ही तो नहीं हो सकती है, राइट। सो फर्स्ट इज कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स टू हैंडल ओपन एंडेड एस्पेक्ट ऑफ द करिकुलम मॉडल, बिल्कुल कुछ लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिफ़िकल्टी हो सकती है, राइट। सो दिस इज़ वेरी करेक्ट। नेक्स्ट इज विदाउट क्लियर डायरेक्शंस इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स टू प्लान एंड प्रिपेयर, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है, जो हो सकता है कुछ टीचर्स के लिए दिक्कत बन जाए, राइट, वो इतनी क्रिएटिवली या उतनी सीक्वेंशली खुद से ऑर्गेनाइज ना कर पाए। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट टू अडेप्ट फॉर द सब्जेक्ट्स एटलीस्ट फॉर सम टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, हो सकता है देखिए जैसा मॉडल उन्होंने सजाया है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स काम करे, बट कुछ कुछ टॉपिक्स के साथ और सब्जेक्ट्स के साथ काम भी ना करे, राइट, या कम काम करे, तो वहाँ पे उसकी इफेक्टिवनेस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट मस्ट बी चूजन इन एडवांस, येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द टेक्स्ट इन एडवांस, राइट। सो ये यहाँ पे हिल्दा ताबा का मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सीक्वेंस आपको बता देती हूँ किस तरीके से लिखिएगा। इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आएगा हिल्दा ताबा की लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा, उसके बाद करिकुलम क्या यहाँ पे हिल्दा ताबा के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन है, फिर आप स्टेप्स पे आए,
ठीक है, स्टेप्स के लिए फ्लो चार्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना आंसर ना लिखें। फिर स्ट्रेंथ आप लिखते हैं और उसके बाद आप वीकनेस यानी कि लिमिटेशन लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर को सीक्वेंस करेंगे एंड डेफिनेटली इन दिस वे यू कैन राइट एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं इम्पैक्टफुल आंसर, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।